ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। तत्व सूत्र में हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा बढ़ते बढ़ते 23 सूत्र तक आ गई है और उस सूत्र में हम ये समझ रहे हैं कि पुद्गलों में कितने प्रकार के भेद होते हैं। तो पुद्गल के मुख्यतः दो भेद किए थे। किस रूप में? एक तो परमाणु और स्कंद। और परमाणु के बारे में एक बात कही थी 25वें नंबर के सूत्र में कि आदि मध्य अंत एक है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता और सबसे छोटा पुद्गल परमाणु। बराबर। अब सूक्ष्म परमाणु को कैसे जाना जा सकता है? तो सूक्ष्म परमाणु ये शरीर और इंद्रिय आदि का कारण है। बराबर ना? तो अगर ये शरीर और इंद्रिय आदि दिख रही हैं तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि इसका कारणभूत कोई ना कोई परमाणु वहां पर है। ये बात वहां पे सिद्ध हो गई। फिर एक और बात यहाँ पर आई थी कि एक में क्या क्या होता है, तो ये यहाँ पर की थी। अब एक और स्कंद जो बोले थे, स्कंद, उन स्कंदों में क्या होता है? तो स्कंदों में बताते हैं कि स्कंदों में 20 की 20 पर्याय हो सकती हैं। स्कंद जो है, स्कंद समझ गए ना? स्कंद किसे कहते हैं? परमाणु की परिभाषा तो हमने पढ़ी। स्कंद किसे कहते हैं बताओ? है दो या दो क्या से परिभाषा है अधिक पर स्कंद की? कहते हैं। हाँ, वेरी गुड। दो या दो से अधिक पुद्गल परमाणुओं के संयोग को स्कंध कहते हैं। ये हमने परिभाषा सीखी है। सीखी ना? अब देखो जरा अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये स्कंदों में 20 पर्याय, 20 पर्याय से क्या मतलब हुआ है? 20 पर्याय कौन सी होती हैं बताओ जरा मुझे। है कौन सी 20 पर्यायों की चर्चा चल रही है? रूपादि। रूपादि 20 पर्याय मतलब बड़ा सरल है। स्पर्शन स्पर्श की 8, रस की 5, गंध की 2 और वर्ण की 5। ठीक है, करो गिनती कितने हो गए? 8, 20। 5, 2, 5, 20 हो गए ना? तो स्कंधों हाँ। में ये 20 की 20 पर्याय हो सकती हैं। ये बात यहाँ पर बताई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से। अब पुद्गल द्रव्य का अलग एक और अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। कौन कौन से हैं तो बताते हैं। एक है पहले नंबर का स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। ये पुद्गल का अन्य प्रकार से भेद है। हमने अभी तक पुद्गल का भेद स्पर्श रस गंध वर्ण के हिसाब से किया, परमाणु और स्कंद के हिसाब से किया, स्कंदों में भी शब्द बंध आदि के हिसाब से किया। अब ये जो वर्गीकरण है ये थोड़ी अलग विवक्षा से है। अलग विवक्षा से मतलब क्या तो बताते हैं। देखो, ऐसे पदार्थ, हाँ बोलिए खुशी बहन। सर हाँ स्कंद बोलिए। में 20 पर्याय एक साथ कैसे हो सकती है? वर्ण में, स्पर्श में, सब पर्याय ये एक तो साथ कैसे कॉमन हो सकती है? नहीं, इसमें कहने का मतलब इतना है कि जुदे जुदे स्कंदों में जुदी जुदी समय पर सारी की सारी पर्याय हो सकती। पॉइंट समझ में आया? एक स्कंद एक समय लाल पीला पीला एक ही रंग वाला होगा, ये बात मान रहे हैं, लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग स्कंद तो 20 पर्यायों को धारण कर सकते हैं ना। देने स्कंधों में हाँ, मतलब कहने का नॉट मतलब क्या है साइमल्टेनियसली। कि हाँ हाँ हाँ, स्कंदों में अलग अलग स्कंदों में जिन जिनको भी हम स्कंद कहते हैं उन सब में अलग अलग समय में 20 पर्याय हो सकती हैं। यहाँ इतनी बात को समझना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, ओके। अब इसको थोड़ा आगे हमने बढ़ाया है विषय को और ये नए प्रकार के पुद्गल
आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं जानने के लिए। देखिए, पुद्गल द्रव्य के 6 भेद कहे गए हैं। कौन कौन से? एक पहले नंबर का बोला स्थूल स्थूल, बराबर। दूसरे नंबर का बोला स्थूल, तीसरे नंबर का स्थूल सूक्ष्म, चौथे नंबर का आप देखेंगे यहाँ पे आएगा तो सूक्ष्म स्थूल, कहाँ गया, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। थोड़ा परिभाषा अपन समझ लेते हैं, कई बार चर्चा में लिया है, आज परिभाषा के साथ में इसको समझ लेंगे। ओके, स्थूल स्थूल ये कैसे पदार्थ हैं जो मुख्य रूप से जिन्हें अपन ठोस पदार्थ कहते हैं। कैसे पदार्थ कहते हैं? ठोस। जनरली हम पदार्थों का क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। करते कि नहीं करते? तो उसमें जो सॉलिड पदार्थ हैं वो स्थूल स्थूल टाइप के पदार्थ। क्यों? क्योंकि उसका स्वरूप बताते हैं, छेदन भेदन एवं अन्य जगह ले जाने के योग्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये ग्लास है, बराबर, ये कौन सा है? स्थूल स्थूल पदार्थ है। इसीलिए इस गिलास को क्या कर सकते हो आप? दबा सकते हो, तोड़ सकते हो, काट सकते हो, और इसमें इसको आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हो। तो ये एक जगह से दूसरे जगह जाने पर दूसरे आकार को प्राप्त नहीं करता। इससे ये बात सिद्ध होती है कि ये ठोस पदार्थ स्थूल स्थूल नाम का पुद्गल है। कौन से नाम का पुद्गल है? स्थूल स्थूल नाम का पुद्गल है। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? बोले लकड़ी है, पत्थर है, पृथ्वी, चूना है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? स्थूल स्थूल पदार्थों के एग्जाम्पल हैं। बराबर समझ में आया? देखो, अब अपन आगे बढ़ते हैं। स्थूल पदार्थ क्या कहते हैं? तो द्रव, लिक्विड, जो जो पदार्थ लिक्विड टाइप के होते हैं। लिक्विड टाइप के होते हैं मतलब क्या? कि जो छेदन भेदन के योग्य ना हो। आप पानी को क्या कहते हैं, चाकू से काट दो तो क्या होता है? पानी में कोई असर पड़ता है क्या? हमारे यहाँ पे जब एक, आपको शायद पता नहीं होगा, किन्हीं किन्हीं माताओं बहनों को पता हो, नजर उतारने के जो टोटके होते हैं ना, नजर उतारने के टोटके तो हमारे गांव में एक टोटका चलता है क्या, कि पानी के गिलास में चाकू लेकर उसको 7 बार ऐसे ऐसे कट 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 कर देते और फिर वो पानी पी जाते। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये बताओ कि उस पानी को एक बार नहीं, आपने 7 बार काटा, बराबर ना, और 7 बार काटने पर क्या वो कट गया है? जैसे ही आप यहां से काटते हो दूसरी बार फिर जुड़ जाता है। यानी एक्चुअल में पानी छेदन भेदन के अयोग्य है। ये बात तय हुई कि नहीं हुई? समझ में आया कि नहीं आया? कि जो पानी है वो छेदन भेदन के योग्य नहीं है, क्योंकि उसकी प्रकृति में छिद जाना भिद जाना है नहीं है, उसकी प्रकृति में तो मिल जाना है। इसीलिए तो हमेशा उपमा देते हैं कि पानी नी जेम हड़ी मड़ी ने रहવું જોઈએ। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने आपस में कैसे मिलना चाहिए, कैसे बोलते हैं? पानी नी जेम रहવું જોઈએ, पानी नी जेम भળી जવું, कि कोई जगह कोई अवरोध नहीं, जहां जैसा है वहां एडजस्ट हो गए। कितना अच्छा रहे अगर हमारा जीवन ऐसा हो जाए पानी के जैसा। बोलो, कोई अपेक्षा नहीं, कोई पूर्वाग्रह नहीं, कोई दुराग्रह नहीं, जितनी जगह मिली उतने में सिमट गए, जो आकार मिला उस रूप हो गए। अलग हुए, दोबारा फिर से किसी ने एक लोटे से पानी निकाल के एक गिलास, अलग अलग गिलासों में रखा, लोगों के लिए सर्व किया, लोगों ने पिया नहीं, वापस लोटे में डाल दिया, फिर एक हो गया। कितना आसान हो जाए। ऐसे हमारा पानी से मिल जाते हैं, ऐसे मन भी उतनी आसानी से मिल जाए। इसीलिए तो हम पूजन में जल चढ़ाते, क्योंकि जल निर्मलता का प्रतीक होता है। जब व्यक्ति निर्मल हो जाता है तो ये मिलना उसके लिए सरल हो जाता है।
जितनी आपके अंदर में सघनता होगी, जितनी आपके अंदर में कठोरता होगी, उतना मिलना आपके लिए कठिन होगा, क्योंकि तब तक आपके अंदर में मैं रहेगा। और पानी की भांति जब आप हो जाएंगे तो आपके अंदर से मैं निकल जाएगा। मैं निकल जाएगा मतलब अहंकार निकल जाएगा। और जब अहंकार निकल जाएगा तो आप खुद देखेंगे कि आप स्थूल स्थूल पुद्गल नहीं रहेंगे, स्थूल पुद्गल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? समझ में आएगी नहीं आया? ये दृष्टांत सिद्धांत समझ लेना कि स्थूल मतलब क्या होता है, लिक्विड पोर्शन छेदन भेदन के योग्य ना हो, जिसे अन्यत्र ले जाने के योग्य ना हो लिखना चाहिए था, वो लिखा है ना, तो योग्य ना हो इन द सेंस कि आप पानी को ऐसे लेके नहीं जा सकते, फेंक नहीं सकते। जैसे आप इसको फेंक सकते हो, ले जा सकते हो, वैसे आप पानी को नहीं ले जा सकते, क्योंकि पानी की प्रकृति अपने रूप में रहने की है ही नहीं। बराबर, तो वो स्थूल पदार्थ है। बराबर, दोनों पुद्गल हैं। दुनिया कहती है कि दिखे सो पुद्गल, लेकिन भैया दिखने वाला पदार्थ कौन? ठोस द्रव हो गए और स्थूल हो गए। स्थूल मतलब स्थूल सूक्ष्म कैसा बोला तीसरे नंबर का? ये एक और अलग कैटेगरी वाला है कि नेत्र से दिखे पर पकड़ में ना आए। आप उसे पकड़ना चाहो तो ना पकड़ पाओ, लेकिन नेत्र से दिख जाए। मतलब दिखना ये स्थूलता का लक्षण होता है, और उससे दिखने वाला लेकिन पकड़ में नहीं आने वाला वो क्या कहलाता है? स्थूल सूक्ष्म। अच्छा बताओ, ऐसा कोई पदार्थ आप जानते हो? छाया और प्रकाश तो आपने देखा है, इसके अलावा भी कोई और एग्जाम्पल है आपकी नजर में जो दिखता तो है लेकिन पकड़ में नहीं आता है? बोलो, सोचना। अभी मैं नहीं ज्यादा चर्चा कर, विचार नहीं। ऐसे सबके एग्जाम्पल होते, दिखते हैं, छाया दिखती है मगर पकड़ में नहीं आती, प्रकाश दिखता है मगर पकड़ में कौन एग्जाम्पल दे रहा है? टीवी के ऊपर का पिक्चर, टीवी के, हाँ, आभासी। ओके, यानी कहने का मतलब ये जो दिख रहा है वर्चुअल जगत है, दिख रहा है लेकिन पकड़ नहीं सकते। एक एंगल में बात सही है कि ये जो भी आपको दिख रहा है, मेरी फोटो, ये सब प्रोग्राम के रूप में जो है सब दिखते हैं, लेकिन आप उसे पकड़ नहीं सकते, उस रूप में नहीं पकड़ सकते। बराबर ना? अच्छा एग्जाम्पल है, वो भी बन सकता है। और सोचिएगा, आजू बाजू बहुत सारे पुद्गल आपको दिखेंगे, आप विचार कीजिएगा, है ना? आगे अपन बढ़ते हैं, डेफिनेशन ख्याल में ही ना। अब चौथे नंबर की बात क्या है कि सूक्ष्म स्थूल। सूक्ष्म स्थूल का मतलब क्या है कि नेत्र के बिना शेष चार इंद्रियों के विषय है पुद्गल। है कैसे पुद्गल? देखो, बहुत सारे लोगों ने चक्षु इंद्रिय के विषयों को ही पुद्गल बोला, जबकि जैनाचार्यों ने बोला ऐसा नहीं है, पांचों इंद्रियों के विषय पुद्गल हैं। जिसे अगर आप चक्षु इंद्रियों के विषयों को पुद्गल कहोगे तो केवल तीन प्रकार के पुद्गल ऐसे हैं जो चक्षु इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। रिमेनिंग थ्री, सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, ये चक्षु इंद्रिय के विषय नहीं है, ये अलग टाइप के हैं, लेकिन तो भी पुद्गल हैं। कौन कौन से बताए? बोले नेत्र के बिना शेष चार इंद्रियों के विषय, एग्जाम्पल के रूप में वायु, हवा। आप देख नहीं सकते, लेकिन हाँ, હવે गर्मी વધી ગઈ છે, पंखो કરવું પડે છે, बराबर, परसेवो આવી જાય છે, गर्माहट है, गर्माहट। देखो, प्रकाश को तो आप फील कर सकते हो, लेकिन देख भी सकते हो, लेकिन गर्माहट, ये गर्माहट एक बड़ी गजब चीज है। ये आप देख नहीं सकते, लेकिन आप अपने आप फील करती है, आपकी त्वचा फील करती है गरम गरम हो रहा है। रस मीठा है कि खट्टा है ये दिखता नहीं है, लेकिन रसना इंद्रिय के द्वारा चखा जा सकता है। गंध, वो भी ऐसे ही है। शब्द, वो भी ऐसे है। अब वो बात अलग है कि हम कई बार कहते हैं कि तुम्हारी आवाज बड़ी सुंदर है, आवाज बड़ी मीठी है, रस क्या कहते हैं, भोजन बड़ा ऐसा बना है, तो अमुक अमुक चीजों का अमुक अमुक के रूप में हम आरोप कर देते हैं। बराबर ख्याल में है? लेकिन वास्तव में पांचों इंद्रियों के विषय अपने अपने स्वतंत्र हैं। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपके ये जो वाईफाई वगैरह के सिग्नल हैं,
ये आप ऐसे पकड़ने नहीं जाओगे, लेकिन उनके काम आपको पूरे के पूरे दिख जाएंगे। ऐसे करके सब चीजें घटित हो सकती हैं, बराबर, उसमें बहुत विस्तार नहीं कर रहा। तो सूक्ष्म स्थूल, कौन से पुद्गल? सूक्ष्म स्थूल पुद्गल कि जो नेत्र के बिना शेष 4 इंद्रियों के विषय बनते हैं। अब सूक्ष्म 5वें नंबर का पुद्गल और सूक्ष्म हुआ तो जो इंद्रियों से ग्रहण ही ना हो, बराबर, कैसे हो? है पुद्गल लेकिन किसी भी प्रकार की इंद्रियों के द्वारा जिनको पकड़ा ना जा सके, ऐसे पुद्गलों को सूक्ष्म पुद्गल कहते हैं। पॉइंट समझ में आया? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? जिन पुद्गलों को किसी भी प्रकार से इंद्रियों के द्वारा ग्रहण ना किया जा सके। अब स्कंद की बात है, हाँ, लेकिन परमावधि देशावधि के द्वारा पकड़ सकते हैं। ये क्या है? अवधि ज्ञान के प्रकार है। परमावधि अवधि ज्ञान का प्रकार है, देशावधि अवधि ज्ञान का प्रकार है। तो ये अवधि ज्ञान का विषय है, लेकिन हम अपनी इंद्रियों के द्वारा उनको पकड़ नहीं सकते। ऐसी कारमाण वर्गणा, यहाँ पे बोला है परमाणु और यहाँ पर बोला है कारमाण वर्गणा, दोनों के बीच में क्या अंतर है? क्या अंतर है? बोलो। सर कारमान वर्गणा में बहुत सारे परमाणु आ जाते हैं। वेरी गुड, स्कंद है। कारमाण वर्गणा क्या है? स्कंद है। और कर्म क्या है? कर्म परमाणु, एक परमाणु है। तो जो ज्ञान पुद्गल को तो ना जाने, पुद्गल परमाणु को, लेकिन पौद्गलिक स्कंदों को जाने, वो क्या कहलाती है? वह उस प्रकार के परमाणु सूक्ष्म नाम के पुद्गल कहे जाते हैं। कैसे पुद्गल कहे जाते हैं? सूक्ष्म नाम के। डन। देखो अब आगे, सूक्ष्म किसे कहते हैं? सूक्ष्म, तो उसकी परिभाषा बड़ी सरल सी है कि जो जो स्कंद अवस्था से रहित हो और सर्वावधि ज्ञान के विषय बनते हो, ऐसे परमाणु आदि सूक्ष्माति सूक्ष्म पुद्गल हैं। धन स्कंद अवस्था से रहित हैं, सर्वावधि ज्ञान के द्वारा जाने जा सकते हैं, सूक्ष्माति सूक्ष्म पुद्गल परमाणु, ये सूक्ष्म सूक्ष्म नाम के पुद्गल द्रव्य हैं। डन। देखो ये किसके, या तो केवल ज्ञान के द्वारा जाने जाएंगे या परमावधि नाम सर्वावधि नाम के अवधि ज्ञान के द्वारा जाएंगे। डन। अब देखो एक और बात यहाँ पर अब आती है, ये 6 प्रकार के पुद्गल आप लोग और विचार कीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल तो यहाँ पे आपने पढ़े हैं, इन एग्जाम्पल के अलावा और कोई एग्जाम्पल भी आपको आते हो तो आप सोचिएगा, नाम बताइएगा, विचार करेंगे। अब ये स्कंद और परमाणु कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे नहीं होते, इसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। स्कंद कैसे बनते हैं, बराबर। तो एग्जाम्पल दिया है, सूत्र नंबर 26 है, भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। बोलिए। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। भेद संघातेभ्य बहुत बढ़िया, 3 ऑप्शन है। आप देखो एक सूत्र विचार नहीं, आपको ये लगता होगा कि भेद से उत्पन्न होते हैं और संघात से उत्पन्न होते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी संस्कृत पता हो तो अगर मात्र भेद से और मात्र संघात से बोला होता तो यहाँ द्विवचन का प्रयोग किया जाता, और द्विवचन का प्रयोग किया जाता तो भेद संघाताभ्याम उत्पद्यन्ते ऐसा बोला जाता। लेकिन यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया और यहाँ पे विसर्ग लगाना है, भूल गए, यहाँ विसर्ग भी है। तो भेद से उत्पन्न होते हैं, संघात से उत्पन्न होते हैं और भेद और संघात दोनों से उत्पन्न होते हैं। 3 ऑप्शन बनेंगे। स्कंदों की उत्पत्ति कैसे होती है? भेद से होती है, स्कंद से संघात मतलब इकट्ठे करने से होती है, भेद मतलब तोड़ने से होती है, और भेद और संघात दोनों से होती है।
बात समझ में आई? कैसे बनता है देखो, बड़ा सरल सा है। आपने लड्डू बनाया, किससे कैसे बना? लड्डू रूपी स्कंद कैसे बना बताओ? है, बताओ माताओं बहनों, भेद से बना कि संगात से बना कि भेद संगात दोनों से बना? संगात। संघात। संघात, इकट्ठा करने से बना ना, बराबर? किससे बना? हाँ जी, इकट्ठा करने से बना। अब देखो, अब ये किससे बना? संघात। अब आप सेव बनाया आपने, सेव, सेव कैसे बना? सेव कैसे बने? भेद से बने। है, आज पंडित जी रसोई में घुस गए, पूरा करके मानेंगे। समझे कि नहीं समझे? लड्डू बनाया वो संघात से बना, भेद। हाँ, बहुत सरस। તમે હવે આવતા નથી તો શું કરવું પડે? આઈશું, ચલો ખ્યાલ આવે છે કે પાક્કું. નહીં? હા, બસ હવે પછી એ ઓફ ટ્રેક વાત પછી કરવાનું, હા અત્યારે. હા, ખ્યાલ આવે છે ને? તો સંગાત થી શું બને? સંગાત થી લાડવો બની ગયો, બરાબર? અને ભેદ સેવ બનાવવા ગયા તો પહેલા શું કર્યો? લોટ કર્યો, બરાબર? અને લોટ કર્યા પછી એને આમ કર્યો કે આમ કર્યો, જે તો જે બંને રીતે શું થયો? એ ભેદ કરી દીધું, બરાબર? સમજાય કે નહીં સમજાય? હવે અમુક વાર શું હોય કે रोटी के जो लोया करने हो ना, तो अपन ने लिया माता बहनों ने, पहले क्या किया? अलग किया, फिर लगा यार थोड़ा कम है, तो फिर उसमें फिर निकाल दिया। तो पहले भेद किया, फिर प्लस कर लिया, तो प्लस माइनस दोनों करके जो बना वो क्या हो गया? भेद संघात। तो तीनों प्रकार से बना कि नहीं बना? भेद से भी स्कंद बना, संघात से भी स्कंद बना, और एक ही प्रोसेस में भेद भी किया और संघात भी किया, और भेद संघात दोनों के माध्यम से भी स्कंद बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये सूत्र दिया, भेद संघातेभ्या, એટલે ભેદથી, સંઘાતથી અને ભેદ સંઘાત બંનેથી સ્કંધોની ઉત્પત્તિ થાય છે। अब देखो अणु के बारे में क्या बोला? तो अणु के बारे में इतनी सी बात बोली है, आप दिमाग से सोचो, बड़ा सरल सा प्रश्न है कि स्कंद में तो 3 ऑप्शन आए थे, भेद संघात और भेद संघात दोनों, तीनों, है ना? लेकिन अणु की उत्पत्ति होगी तो अणु के लिए क्या होगा? संघात करने जाएंगे, मेरा सीधा सरल सा प्रश्न कर देता हूं, जोड़ेंगे तो परमाणु उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। सर परमाणु नहीं जोड़ने से ही स्कंद नहीं होता होगा। परमाणु को जोड़ेंगे तो स्कंद हो जाएगा। तो इसलिए एक बात क्लियर है कि परमाणु की उत्पत्ति, अब उत्पत्ति एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन जो स्कंद में बने हुए थे परमाणु, वो वापस परमाणु रूप होंगे तो मात्र और मात्र भेद से होंगे, संघात से नहीं होंगे। ये उत्पत्ति मतलब कोई ऐसी बात मत समझना कि झगड़ा हो गया तो नई दुकान की उत्पत्ति हो जाती है। 2 भाइयों में झगड़ा हो गया, एक दुकान पे बैठते थे, झगड़ा हो गया तो नई दुकान की उत्पत्ति हो गई, ऐसा नहीं है। उत्पत्ति होने का मतलब वो नहीं है। जो परमाणु पहले स्कंद रूप रहता था वो पुनः परमाणु रूप कैसे होगा? संघात से होगा क्या? बोले नहीं, संघात से नहीं होगा, वो मात्र और मात्र भेदात अणु। इसके लिए सूत्र बोला कौन सा? भेदाद अणु। देखो ये 27 नंबर का सूत्र, भेदाद अणु हूं, बोलो भेदाद अणु। हाँ, कि भेदाद अणु भेद से उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है मतलब कि अणु जो स्कंद रूप था, जब उस स्कंद में भेद होता है तो वो अणु उत्पन्न हो जाता है। बहुत सारी बात होती है ऐसी, जैसे कि गेहूं का लोट हमने किया तो लोट करने में पहले वो स्कंद था, एकदम बारीक रजकण है, वो बारीक रजकण जोड़ने से नहीं बनेगा, तोड़ने से ही बनेगा। समझ में आया? तो भेद से अणु उत्पन्न होता है। अब 28 नंबर की बात है, 28 नंबर का सूत्र। 28 नंबर का सूत्र कहता है स्कंधों के भी 2 भेद होते हैं, इस सूत्र में बताए जा रहे हैं। एक स्कंद होता है जिसे हम बोलते हैं चाक्षुष स्कंध, और एक स्कंद होता है जिसे हम बोलते हैं अचाक्षुष स्कंध।
बराबर। कौन कौन से दो भेद हो गए? एक तो चाक्षुस्कंध, मतलब जो चक्षु से दिखाई देता है। जैसे कि हमने 6 प्रकार के पुद्गल देखे थे ना, 6 प्रकार के पुद्गल में स्टार्टिंग के 3 पुद्गल, स्थूल स्थूल, स्थूल और स्थूल सूक्ष्म, इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या था कि ये तीनों के तीनों चक्षु इंद्री के विषय थे, बराबर। और सूक्ष्म क्या था? चक्षु इंद्रियों का विषय नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? तो जो स्कंद चक्षु इंद्रिय का विषय हो वह कहलाता है चाक्षुष स्कंध, और जो स्कंध चक्षु इंद्रिय का विषय ना हो वह कहलाता है अचाक्षुष स्कंध। गण देखो, अब भेद और संघात से आता है, सूत्र आता है 28, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषाः। बोलिए बोलिए। भेद संघाताभ्याम चक्षुषाः। चाक्षुषा, बहुत बढ़िया। वेद संघाताभ्याम चाक्षुषा। अब फिर से देखो, इसमें द्विवचन का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? द्विवचन का। द्विवचन का प्रयोग किया मतलब क्या हुआ कि भेद से और संघात से। किससे? भेद से और संघात, मतलब जोड़ने से चाक्षुष स्कंध बनता है, बराबर। यानी कौन सा ऑप्शन खत्म हो गया यहाँ पे? भेद और संघात युगपद वाला ऑप्शन खत्म हो गया। तो भेद से और संघात से चाक्षुष स्कंध बनता है, ये बात यहाँ पर बताते हैं। देखो, अब बड़ी यहाँ पे बात आती है, उसी के अपन ने खुलासा करते हैं जिसको अपन ने चर्चा में करके आए हैं। स्कंद कितने कितने प्रकार से उत्पन्न होते हैं? बोले स्कंद भेद मतलब अलग होना, संघात मतलब मिलना, और भेद और संघात मतलब दोनों एक साथ होना, ठीक है ना। परमाणु कैसे उत्पन्न होता है? बोले भेद से ही उत्पन्न होता है, भेदात अणु। और चाक्षुष स्कंद क्या कहलाता है कि चाक्षुष स्कंद भेद और संघात से उत्पन्न होते हैं, भेद अन्य संघात से उत्पन्न होते हैं। देखो, अब एक प्रश्न यहाँ पे किया है कि सूत्र नंबर 26 से ही अणु की उत्पत्ति का कारण भेद सिद्ध होता है। 26 नंबर क्या था? देखो जरा सूत्र एक बार। हाँ, भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते, कि जब ये बोला है कि स्कंद इससे होता है तो फिर आगे का सूत्र देने की जरूरत क्या थी? लॉजिक से, कॉमन सेंस से दिया जा सकता था ना कि भेद से होता है, था भेदादणु, ये अलग सूत्र देने की क्या जरूरत है? तो आचार्य बताते हैं कि ये बात आपकी सही है, लेकिन अणु की उत्पत्ति भेद से ही होती है, ये नियम बताने के लिए। ना संघात से होती है और ना ही भेद संघात से होती है, ये नियम बताने के लिए अलग से सूत्र बताया। ये कैसे बताया? बोले इस प्रकार से सूत्र बताया, ठीक है, कि अणु की उत्पत्ति कैसे होती है और कैसे नहीं होती। देखो, भेद और संघात दोनों था, सूत्र में द्विवचन का ग्रहण करना चाहिए, तो हमने पहले बताया। 3 का संग्रह करने के लिए सूत्र में बहुवचन का निर्देश दिया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र जो चालू हो रहा है, जो आपको विचारणीय है, द्रव्य का लक्षण क्या है। अभी तक हम जीव द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं, पुद्गल द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं, तो ये द्रव्य का लक्षण है क्या? तो सूत्र आता है 29 नंबर का, सद्द्रव्य लक्षणम। बोलिए। सद्द्रव्य लक्षणम, यानी सत द्रव्य का लक्षण है। क्या द्रव्य का क्या लक्षण है? सत द्रव्य का लक्षण है। अब जब जब भी लक्षण की बात आती है तब तक कुछ बेसिक प्रश्न स्वाभाविक होते हैं कि सत तो द्रव्य का लक्षण है, लेकिन लक्षण क्या भला है? लक्षण किसे कहते हैं ये भी तो बताओ, तब तो पता चलेगा कि लक्षण क्या है। तो उसको लक्षण का लक्षण क्या है पहले बताया है मैंने। लक्षण की जरूरत क्या है, चलो ये बताओ। हाँ बोलो प्रज्ञा बेन। लक्ष्य से
लक्षण पहचाना जाता है, लक्ष्य, लक्ष्य से बहुत સરસ। એક વસ્તુ આવે ને, લક્ષણ કેમ જરૂરી છે કે લક્ષણના માધ્યમથી જ લક્ષ્ય પહેચાનવામાં આવે છે, બરાબર। દાખલા તરીકે મેં વૈદેહીએ કીધું કે વૈદેહી જાઓ ગ્લાસમાં પાણી લઈને આવો, શું કીધું? ગ્લાસમાં પાણી લઈને आओ, संविधान से कीधु, बराबर। अब गिलास मैंने बोल तो दिया, अब वैदेही गिलास ले आएगी, लेकिन वेदांश, भले ही वेदांश का गिलास है लेकिन इसको खबर नहीं कि गिलास गिलास कहते। अब वैदेही इसको गिलास क्यों कहती है? क्योंकि उसके दिमाग में एक लक्षण बना हुआ है, हाँ, कि उसके दिमाग में एक लक्षण बना हुआ है कि जो गहरा होता है, जिसमें पानी भरा जाता है और जिसके माध्यम से पिया जाता है, सामान्य लक्षण। अब ये सदोष वाली, तो उसके दिमाग में एक कुछ सिम्टम्स, कुछ चिन्ह इसके पड़े हुए हैं। तो जैसे ही हमने बोला गिलास, तो गिलास हुआ लक्ष्य, और वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसके दिमाग में कोई होता है लक्षण, तो लक्षण को देखकर वो ये गिलास है इस लक्ष्य का निर्णय कर लेती है। अगर उसके दिमाग में वो गिलास का लक्षण प्रॉपर है तो वो चांदी का गिलास हो, सोने का गिलास हो, स्टील का गिलास हो, तांबे पीतल का गिलास हो, कोई भी गिलास हो, उसे कंफ्यूजन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो गिलास का लक्षण जानती है, और लक्षण के बिना उसे गिलास बता दिया जाए तो गिलास की तो पता नहीं क्या लेके आएगी, कभी प्लेट लेकर आएगा, कभी कटोरी लेकर आएगा, कभी थाली लेकर आ जाएगा, कभी जग लेकर आ जाएगा। तो एक छोटी से छोटी चीज के ज्ञान के लिए भी उसका लक्षण जानना जरूरी होता है। हम कोई भी चीज को बिना लक्षणों के नहीं जानते, और बिना लक्षणों के जानने जाएंगे तो कैसे जानेंगे? इसीलिए लक्षण जानना जरूरी होता है। अब ये प्रश्न आता है कि लक्षण क्यों, तो लक्षण हो गया कि परस्पर मिली हुई चीजों में एक वस्तु को जिसके माध्यम से डिफरेंट किया जाता है वो लक्षण हो गए, बराबर। अथवा लक्ष्य का ज्ञान जिसके द्वारा होता है वो लक्षण कहलाए। दोनों परिभाषा हो गई याद? कौन कौन सी परिभाषा है बोलो? पहली परिभाषा, परस्पर मिली हुई वस्तुओं का में जिसके माध्यम से एक वस्तु को अलग किया जाए वो क्या कहलाता है? लक्षण। लक्ष्य का ज्ञान जो कराता है वो क्या कहलाता है? लक्षण। ठीक है। अब दूसरे नंबर की बात, लक्षण कैसा होना चाहिए? तो लक्षण के बारे में 3 बातें बोली जाती हैं। कौन बोलेगा 3 बातें? कौन सी 3 बातें? अगर मैं कहूं कि पानी भरने वाला है सो गिलास है, तो इसमें बताओ मैंने जो पानी भरता है, तो इससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्योंकि क्योंकि 3 दोष होते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अतिव्याप्ति क्या कहलाता है? जो लक्षण को छोड़कर लक्ष्य में भी हो। एग्जाम्पल के तौर पर पानी भरने वाला है सो गिलास है, अब ये दोष वाला लक्षण है ना। क्यों? क्योंकि जग में भी पानी भरा जाता है, माटले में भी पानी भरा जाता है। अब किसी ने ऐसा लक्षण बना लिया कि भाई पानी भरने वाला गिलास होता है तो कोई माटला भी लेके आ सकता है, अतिव्याप्ति हो जाए। बराबर कह रहे? हाँ, समझे कि नहीं समझे? ऐसे बहुत सारे। अव्याप्ति, सफेद है सो गिलास है, तो ऐसा नहीं है साहब, दूसरे कलर का भी गिलास हो, अव्याप्ति भी हो जाएगा। बराबर बराबर। और तीसरे नंबर का असंभव है कि जैसा चपटा है सो गिलास है, अथवा क्या कहते हैं कि जो वो मीठा है सो गिलास है, तो मीठा थोड़ी गिलास होता है, तो ऐसे असंभव। तो गिलास के लक्षण में 3 बातें होनी चाहिए। कौन सी? कि वह लक्षण में हो, लक्षण के बाहर अलक्ष्य में ना हो, लक्ष्य में हो और अलक्ष्य में ना हो, और लक्ष्य के सारे हिस्से में हो। ठीक है ना। अब जीव द्रव्य का जब हम लक्षण करते हैं तब 2 बातें हमें देखना है। कौन सी 2 बातें? सबसे पहले
कि सत के माध्यम से द्रव्य को पहचाना जाता है। हम लक्षण की जो जरूरत है वो लक्षण की जरूरत पहचानने के लिए, वस्तु के होने के लिए नहीं है, ध्यान रखना। क्या समझे? होने और पहचानने में अंतर है। हो कोई जरूरत नहीं है, बराबर समझ में आया? होशियारी भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हर जगह डॉट डाय होते हुए फिरो। होशियारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ, गुण होना चाहिए होशियारी, लेकिन हर जगह होशियारी बताते हुए फिरो तो मूर्खता कहलाएगी। तो होना अलग चीज होती है और पहचानना अलग चीज होती है। तो लक्षण होने से संबंधित नहीं है। हाँ, लक्षण होता है, लेकिन लक्षण होने से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, लक्षण पहचानने से जुड़ा हुआ शब्द है। जब हमें किसी को पहचानना हो कि कौन है वो, तब जाके हम लक्षण उसमें लगाते हैं। बात समझ में आए कि नहीं? समझ में आए कि नहीं? अगर लक्षण नहीं होगा तो पहचानना मुश्किल पड़ेगा। अब मुझे कहीं प्रवचन करने जाना हो, कुर्ते पजामे पहन के चले जाओ तो बहुत काम आसान सा हो जाता है। अपने आप लोग सीट खोल देते हैं कि नहीं पंडित जी आ गए, बैठो बैठो भाई, पंडित जी आ गए। और पैंट शर्ट पहन के चला जाऊं तो पहले बार बार अपने आप को, अरे मैं पंडित, बड़ा अजीब सा लगता है, भाई प्रवचन करने दो। तो अगर जब मेरे होने से कुर्ते पजामे का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क ये है कि जब पहचानने की बात आती है, जब किसकी बात आती है कि आपको पहचाने कोई उस रूप में, आपको कोई जाने, तो कुर्ते पजामे जरूरी पड़ जाते हैं भाई, नहीं तो तुम्हारा 5 मिनट किस में लग जाएगा? इंट्रोड्यूस करने में लग जाएगा। कोई दूसरा आपको बताएगा, कोई तीसरा कुछ बोलेगा, चौथा कुछ बोलेगा। इससे बढ़िया सफेद कुर्ते पजामा पहन के चले जाओ, अपने आप लोग आगे पहुंचा देते। पंडित जी आ गए। समझे कि नहीं समझे? तो हमारा उस समय के लिए लक्षण बन जाता है, लेकिन इससे मेरा होने का कोई मतलब नहीं है। ना मेरा ज्ञान कुर्ते पजामे से जुड़ा हुआ है, ना मेरा अस्तित्व कुर्ते पजामे से जुड़ा हुआ है। हाँ, एक अमुक कार्य टेम्पररी रूप में उससे जुड़ा हुआ है, और वो भी कभी अगर जरूरत नहीं होती है, कहीं अचानक बाहर से आओ, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं कुर्ते पजामे के लिए व्याख्यान का 15 मिनट छोड़कर घर जाऊंगा, ना पैंट शर्ट पहन के कर दूंगा, क्योंकि उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। पॉइंट समझना है? तो लक्षण होने से जुड़ा हुआ चीज नहीं है, लक्षण पहचानने से जुड़ी हुई चीज। तो द्रव्य को अगर आपको पहचानना है तो किससे पहचानोगे? बोले सतपने से पहचाना जा सकता है। अब एक बात हुई, दूसरे नंबर की बात, सतपने को ही क्यों लिया? क्योंकि सतपना 3 चीजें द्रव्य में होता है। एक बात, अब देखो, सत द्रव्य